हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये मेरी प्रैक्टिस की 4 क्लास है। 3 क्लास मैंने ले ली है, मतलब 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। वो नहीं देखी तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग सीडीपी टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जो आपकी सीडीपी है, आपके एग्जाम में 30 नंबर की आती है। और ये 30 नंबर की तो आती है, बाकी ये अदर सब्जेक्ट की आपकी पैथोलॉजी भी मजबूत कर देती है, जो कि आपकी 15-15 नंबर की आती है। ठीक है। तो जो सीटेट है आपका सीडीपी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो सीटेट है आपका, उसकी रीढ़ की हड्डी है जो आपकी सीडीपी है। तो सीडीपी आपकी मतलब जो सीडीपी है आपकी, ये मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर आपको सीटेट क्लियर करना है। क्योंकि जो सीटेट है आपका प्रेजेंट माइंड चेक करता है कि आप बच्चे को कैसे डील कर रहे हो, बच्चे को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो, बच्चे को कैसे मतलब आगे बढ़ा रहे हो। तो ये सब हुआ, तो ये आप सीडीपी से ही बेहतर सीख सकते हैं। तो जो आपकी सीडीपी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट को लेकर। तो आप सीडीपी बहुत अच्छे से कवर करिए। सीडीपी मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस करना शुरू कर दिया है। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज इस पर डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस की मेरी 4th क्लास है। 3 मैंने अपलोड कर दी है, वो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग ऐसे मतलब सीटेट से संबंधित सारे वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरा डिस्कशन करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, पढ़ाना तो नहीं कह सकते क्योंकि मुझे खुद ही इतना नहीं है मतलब नॉलेज है, बट हाँ जितना भी है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो मेरे 30 में आए, मतलब सीडीपी में 30 में 30 आए तो आपके भी आए। क्योंकि जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी एग्जाम में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वैकेंसी आ ही रही है, आपको पता ही है। तो आपका सीटेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला ये क्वेश्चन रहा, भावनात्मक रूप से स्थिर छात्र जो आपके होते हैं इन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट, मतलब जो इमोशनली कितना मिच्योर हो चुके हैं। ये कह सकते हैं आप कि वो अपने इमोशनल को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कब रोना है, किसके सामने रोना है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे क्या करना है, वो कहाँ पे दुखी होना है, कहाँ पे हंसना है, वो सब कुछ उनको आने लगता है। तो ऐसे जो होते हैं भाव मतलब जो अपने भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जो छात्र होते हैं, तो वो कौन से हैं, क्या है, वो आपको बताना है। तो इसमें से जो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना। जो आपके मतलब क्लासमेट होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं उसमें बालक अपने क्लासमेट के साथ कितने अच्छे से मतलब व्यवहार कर पा रहा है, कितने अच्छे से उनको अपनी हेल्प कर पा रहा है या उनसे हेल्प ले पा रहा है, कितने अच्छे से मतलब कितना अच्छा अपना क्लास में परफॉर्म कर पा रहा है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं साथ में, और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो ऐसे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। योर कैन अगेन अटेंशन फॉर योर क्लास थॉट, मतलब आप अपने जो छात्र हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिससे जो छात्र हैं वो उनका ध्यान आपकी कक्षा और आकर्षित हो। कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र बहुत शोर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो जो तब जो सिचुएशन होती है, तो टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो शांत हो जाएं और पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, मतलब ध्यान क्लास की ओर आकर्षित कर लें। तो ये 2 है, 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दीपक भिन्नता जो है ये आपका, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टिमुलस वायलेशन, मतलब कि आप अच्छा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे शोर कर रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, फिर टीचर कभी कभी चुप हो जाता है, सीधे खड़ा हो जाता है, चुप हो जाता है, बच्चे शांत हो जाते हैं। तो यही जो मतलब मोमेंट होते हैं, कभी कभी बच्चे बहुत शोर कर रहे हो तो टीचर घूम लेता है, क्लास में एक राउंड लगा लेता है, बच्चे शांत हो गए। तो ये जो घूमना हुआ, जो चुपचाप खड़े होना हो गया, यही जो एक्टिविटी होती है वही इसी के अंतर्गत आ जाएगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जो बच्चा क्लास की ओर ध्यान आकर्षित करे। आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार के लिए एक छात्र को जीवन कौशल का पालन करने की आवश्यकता होती है, जो है फॉर एडेप्टिव
एंड पॉजिटिव बिहेवियर आ स्टूडेंट नीड अ फॉलोइंग लाइफ स्किल। तो ऐसी कौन सी मतलब एक्टिविटी है जो करे बालक, जो व्यवहार के लिए एक छात्र को जीवन कौशल का पालन करने के लिए आवश्यक है। तो जो थर्ड है, थर्ड का आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि जितने भी हैं प्रोसेस वो सभी पॉजिटिव हैं। प्रभावी पारस्परिक संचार, मतलब प्रभावी रूप से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाए, बातचीत कर पाए। निर्णय लेने की क्षमता, बालक में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब टीचर ने कह दिया कि नहीं नहीं ये गलत है और बालक को लगता है कि ये सही है, तो वो कह सके कि हाँ हाँ ये सही है। मतलब बालक अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का अपना जो भी है डिसीजन मेकिंग, मतलब वो निर्णय ले सके अपनी लाइफ का, तो ये बालक में ग्रोथ होना चाहिए। भावनाओं और तनाव से मुकाबला करना, बालक अपनी भावनाओं को भी मुकाबला कर पाए, मतलब अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर पाए, उस पर भी अपनी वो मतलब स्टेबल हो पाए, उस पर भी वो अपना मतलब 100% दे पाए, ये इसका मतलब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि कोई छात्र ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है एज अ टीचर, तो आप क्या करेंगे? क्लास में आप गए टीचर बन के, अभी आप सीटेट क्लियर कर लेंगे, वैकेंसी आएंगी, आप फॉर्म फिल करोगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, आप लोग टीचर बन जाओगे। तो जब टीचर बनने के बाद आप क्लास में जाओगे, जब क्लास में जाओगे फिर बच्चा जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? एज अ टीचर आप क्या करोगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? इफ अ स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन फॉर व्हिच यू डू नॉट हैव आंसर, व्हाट विल यू डू? योर विल मतलब आप क्या करोगे, उस सिचुएशन पे क्या करोगे? छात्र को बताएं कि उसका प्रश्न जो है संवेदनहीन है, मतलब वो क्वेश्चन ही गलत है, वो बेमतलब का ही पूछ रहा है, वो आप कह दोगे। या कहोगे बचने की कोशिश करेंगे आप, कि मतलब बच्चे को इग्नोर मार देंगे, क्वेश्चन मतलब उससे बचने की कोशिश करेंगे। या फिर आप प्रश्न के उत्तर का पता लगाएं और अगले दिन उसे बताएंगे। या फिर अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए छात्र को मतलब उसको प्रताड़ित करेंगे या उसको डांटेंगे, तो आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो जो आपका 4 है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप प्रश्न का उत्तर पता करेंगे, ठीक है, और अगले दिन आके क्लास में बताएंगे उस छात्र को, या फिर क्लास में बताएंगे सबको, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये रहा, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा के लिए परिस्थितियां बनाता है। आ रिफ्लेक्टिव टीचर अगेंस्ट क्लास रूम सिचुएशन फॉर, मतलब जो एक चिंतनशील होता है जो शिक्षक, वो कक्षा में परिस्थितियां बनाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो आपका 5 क्वेश्चन है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत करने को बढ़ावा देगा, कि जो शिक्षक है और छात्र हैं, जो आपके मतलब जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, और जो टीचर है, जो आपके टीचर हैं, ये आपस में बातचीत कर सके, ठीक है। टीचर को कोई बात है तो बच्चे से कर सके, और जो बच्चे हैं वो टीचर से अपनी बात रख सके, तो उनमें बातचीत होगी, इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उनमें बॉन्डिंग बनेगी, तो वो अच्छे से, बच्चा भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएगा और टीचर को भी हेल्प मिलेगी बच्चे को अच्छे से समझाने में। जब टीचर और बच्चे में बॉन्डिंग हो जाती है वो बातचीत से ही होगी। जब बातचीत होगी तो एक दूसरे को समझेंगे और बच्चा भी अपनी मतलब कंफर्टेबल फील करेगा टीचर से अपनी बात कहने में, और टीचर भी अपनी मतलब जो समझाने का तरीका है वो भी कंफर्टेबल फील करेगा बच्चे को बताने में। तो दोनों में जो बॉन्डिंग है वो बातचीत से ही मतलब सुधरेगी, क्योंकि कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, जब तक उसमें बातचीत नहीं होती है वो स्ट्रांग नहीं बनता है। तो जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जो टीचर है और बच्चा है, जब तक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी और वो पढ़ाई को भी डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो बालक है उसमें भी मतलब उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जो टीचर है उनको भी अच्छा लगेगा और उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो दोनों का रिलेशन है वो मजबूत होगा और इससे पढ़ाई भी अच्छे से होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि बुद्धि के कई विशिष्ट प्रकार या मन के फ्रेम हैं जिसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि किस श्रेणी के अंतर्गत, मतलब हार्वर्ड गार्डनर जो थे आपके मनोवैज्ञानिक, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। हम लोग हार्वर्ड गार्डनर जब डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से जितनी भी 8 प्रकार की बुद्धियां हैं वो डिस्कस करेंगे।
उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं, मतलब जैसे मतलब 8 प्रकार के हैं बुद्धि, उसके अंतर्गत क्या क्या होता है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, कोई कहता है 9 है, कोई कहता है 11 है, कोई कुछ भी बताता है, ठीक है। लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वो 8 प्रकार की बुद्धि है और सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि से ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपका जो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी एक हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो आपके हार्वर्ड गार्डनर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो 1 नंबर है वो पक्का हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने फ्रेम मतलब जो फार्मर हैं उनकी किस प्रकार की बुद्धि बताई है ये आपको बताना है। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर से दैट देयर आर मैनी मतलब स्पेशली टाइप ऑफ इंटेलिजेंट फार्मर ऑफ माइंड, मतलब जो फार्मर जो किसान है उनकी किस प्रकार की बुद्धि है ये आपको बताना है। तो जो आपका 6 है, 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिकवादी कौशल, ये आपका 6 सही हो जाएगा। क्योंकि जो फार्मर है जो किसान है वो जो खेती करते हैं वो प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक मतलब अपने समाज मतलब प्राकृतिक में ही करते हैं, तो ये प्राकृतिकवादी बुद्धि हो जाएगी, ठीक है, ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दी हुई है 8 प्रकार की बुद्धि। हम लोग जब हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो ये 8 प्रकार की बुद्धि देख लेंगे अच्छे से और हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए आप लोग 8 प्रकार की ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। जो हमारा देश है वहाँ पे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं उन बच्चों को सही लाभ उनके पास 2 भाषाएं बोलने की क्षमता है। जो हमारे देश में बच्चे हैं वो एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। इन आवर कंट्री मैनी चिल्ड्रन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज। फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट advantages to children who has ability to speak two language। मतलब जो छात्र होते हैं वो एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बालक है, एक बच्चा है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, उसकी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, उसने इंग्लिश जाके स्कूल में सीख ली, स्कूल में जाके उसने इंग्लिश सीखी, उसने क्या सीखा, उसने इंग्लिश सीखा, ठीक है। तो जो इंग्लिश सीखा ये द्विभाषा हो गया। कौन भाषा हो गया, ये द्विभाषा सूत्र हो गया, मतलब ये द्विभाषावादी हो गया। क्योंकि इसने एक तो इसको आती थी, इसकी मातृभाषा हिंदी थी, दूसरी इसने इंग्लिश सीखी, तो इसकी द्विभाषा सूत्र हो गया। वहीं पे आ जाता है बहुभाषिकतावाद। ये आपका हिंदी में भी क्वेश्चन बनता है और आपका सीडीपी में भी आ जाता है। तो जो बहुभाषिकतावाद होता है, जैसे कि बालक की जो मातृभाषा है हिंदी हो गई, मातृभाषा हर बालक की अलग अलग हो सकती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कोई बालक की तेलुगु होगी, पंजाबी हो सकती, तमिल हो सकती, हरियाणवी हो सकती, अवधी हो सकती, मतलब खड़ी बोली हो सकती। जो भी बालक जिस एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ भी है उसकी अपनी अलग अलग एक मातृभाषा हो सकती है। लेकिन जो उसकी मातृभाषा होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है उसके बाद जो वो सीखता है भाषाएं, अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं सीखता है, यही आपका बहुभाषिकतावाद हो जाता है। बहुभाषिकतावाद हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक मतलब मातृभाषा जो है उसकी, उसके बाद जो अनेक भाषाएं सीखता है यही आपका बहुभाषिकतावाद हो जाएगा। और मातृभाषा सीखने के बाद जब वो दूसरी भाषा सीखता है तो ये द्विभाषिकतावाद हो जाएगा। आपका त्रिभाषा सूत्र दिया गया है कोठारी आयोग में, और आपका एनसीएफ जो है 2005 वो भी इस पे बहुत फोकस करता है बहुभाषिकतावाद पे। तो एनसीएफ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने हिंदी पैथोलॉजी में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो 7 है आपका, 7 का क्वेश्चन कौन सा सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अवधारणा गणन की सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा आ जाएगी उसमें, संज्ञानात्मक लचीलेपन को भी सुगम मिलेगा, और ऊपर इसमें उपर्युक्त सभी होने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोविश्लेषक मानते हैं कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा हम
अहंकार नहीं होगा, यहाँ पे अहम हो जाएगा। इदम पर संयम रखता है, यह कहलाता है। जो आपके साइकोलॉजिस्टिक हैं, बिहेवियर दैट देयर इज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ विच द ईगो, मतलब जो आपका अहम है ये आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो होता है। जो आपका है ये ईड, ईगो और आपका ये सुपर ईगो होता है। ठीक है, ये 3 दिए गए हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत बताया गया जो आपका ईड होता है मतलब खुद में ही रहना, आपका जो सुपर ईगो होता है जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है बालक कहता है नहीं इस टाइम पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम आ रहा है। आप लोग सोचते होगे कि इस टाइम पढ़ लेते हैं, मूवी तो कल देख लेंगे या मूवी एग्जाम के बाद देख लेंगे, तो आपका ईगो के अंतर्गत आता है। और जब आपका सुपर ईगो आता है तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो 8 है, 8 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दमन। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभ में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है। ठीक है, वस्तु को पकड़ लेता है। धीरे धीरे जैसे ही विकास और विकास जारी रहता है, सिर्फ अंगुली और अंगूठे का इस्तेमाल करता है। आज की वीडियो में जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने इसी बारे में डिस्कस किया था कि बच्चा अपनी एक अंगुली और एक अंगूठे का प्रयोग करके जो किसी चीज को उठाता है, जैसे कि पेन उठाता है, वो पेन उठाता है तो ये किस डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आपका शारीरिक विकास है उसमें आपका फाइन मोटर एक है, उसमें आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट है, तो ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल, इसको सूक्ष्म गतिक कौशल भी कहते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। जो आपका 9 है, तो 9 में जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोसेमोटी, इसमें क्या लिखा है, प्रोक्सिमो डेवलपमेंट जो होता है आपका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये प्रोक्सिमो डेवलपमेंट क्या होता है, बालक है ये, ठीक है, जो इसका विकास होता है ये अंदर से बाहर की ओर, जैसे कि बालक का विकास हुआ, जो उसके हाथ हैं, उसके पैरों हैं, हाथों पे जोर आना, पैरों पे जोर आना, तो ये अंदर से बाहर की ओर होता है विकास। ठीक है, जो एक अंदर से बाहर की ओर होता है, बालक के हाथों पे कंट्रोल आया, बालक मतलब पकड़ना सीख गया। ठीक है, उसके पैरों पे कंट्रोल आया तो वो खड़े होना सीख गया, चलना दौड़ना। तो ये जो अंदर से बाहर की ओर विकास होता है यही प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये रहा, बच्चे में विकास को अक्सर भौतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यायाम डोमेन में विभाजित किया जाता है। जहां तक विकासात्मक प्रक्रिया का संबंध इन डोमेन से है। जो आपका डेवलपमेंट इन चाइल्ड ऑफ इट डिवाइडेड इनटू द 3 ब्रॉड डोमेन, मतलब जो ब्राउन मतलब व्यापक जो है आपका फिजिकल है, कॉग्निटिव है, आपका इमोशनल है, आपका सोशल है। तो जो है जो ये विकास होते हैं, फिजिकल हो गया आपका, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, तो ये जो विभाजित होते हैं इसमें इसका संबंध होता है। क्योंकि जो ये फिजिकल है आपका, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये चारों जो हैं ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये चारों विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका 10 है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एकीकृत और होलिस्टिक फैशन में विकसित होता है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेवलप इन मतलब ये होलिस्टिक होता है, ये चारों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 12 क्वेश्चन है पूरे। एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है, जैसे कि मौखिक क्षमता, बाद की उम्र में ऐसा रहेगा, यह कथन इसके महत्व पर बल देता है। आ चिल्ड्रन हु इज हाई और लो इन द, मतलब जो बच्चा हाई है, उच्च या निम्न जो उम्र होती है उसमें, मतलब ऐसा कौन सा, दिस स्टेटमेंट ऑफ, मतलब इसमें ऐसा कौन सा पक्ष है जो महत्वपूर्ण है, ऐसा इसमें क्या होने मतलब है ऐसा जो महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो जो 11 है आपका बी सही हो जाएगा, पर्यावरण, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास से। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसका डेवलपमेंट भी बेस्ट होगा।
लेकिन अगर वहीं पे इन्वायरमेंट खराब है, बालक छोटा है, बालक को अगर अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा एक व्यक्ति, बेहतर नागरिक बन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उसका इन्वायरमेंट गलत है, गलत संगत में चला गया, तो वो गलत मतलब वैसा ही बन जाएगा। तो जो इन्वायरमेंट है इसका रोल बहुत होता है बच्चे पे, और ये जो इन्वायरमेंट है ये टाइम के साथ बदलता भी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा गांव में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है तो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, खेलेगा कूदेगा दोस्तों के साथ, इधर से उधर घूमेगा। अगर वही अच्छा मतलब अच्छी एजुकेशन जहाँ पे है, अच्छी सोसाइटी में पहुंच गया, शहर में पहुंच गया, कभी कभी गांव में भी अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो मतलब बेस्ट जो है वो आपको जो अच्छे से एजुकेशन जहाँ पे मिल रही है, अगर उस इन्वायरमेंट में है बालक तो बेहतर अच्छे से पढ़ाई करेगा और एक बेहतर नागरिक बन जाएगा। तो जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के विकास में बहुत रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं, ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन थे पूरे। सीखने में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है, जो है आपके द लॉ ऑफ यूज एंड रीयूज इन द लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड अस। जो आपके सीखने में उपयोग और अनुपयोग हैं, मतलब जिनका प्रभाव भी पड़ता है और जिनका गलत भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो नियम को कहा जाता है। ये क्या है? तो जो ये आपका 12 है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, व्यापक व्यायाम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह व्यायाम नहीं होगा। तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है तो ये आपका थर्नडाइक ने दिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो थर्नडाइक है इन्होंने 3 प्रकार का बताया है। लॉ ऑफ इफेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो आपके थर्नडाइक हैं, ठीक है, इन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, 3 प्रकार के बताए हैं। लॉ इफेक्ट हो गया, लॉ ऑफ मतलब एक्सरसाइज हो गया आपका, और लॉ ऑफ रेडिनेक्स हो गया। तो ये इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। मतलब बालक सीखने के लिए कितना तत्पर है, अगर वो सीखने के लिए तत्पर है तो बेहतर सीखेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको लगता है, आप ये मानते हो कि मैं आपके पास सीटेट क्लियर कर लूंगा, तो आप कर सकते हो। अगर वहीं पे आप कह दो नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे कान सबसे पहले हमारे कान सुनते हैं, वो सुनने के बाद हमारी बॉडी माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मतलब अगर आप सीखने के लिए तत्पर हो तो आप सीख पा जाओगे, फिर सीखोगे उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, तो ये प्रभाव का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने थॉर्नडाइक ने बताया है। तो फ्रेंड्स ये कुल मतलब 12 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। प्रैक्टिस सेट ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, और सीडीपी जो है वो भी हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखा है वो वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, ऐसे क्योंकि हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और बेहतर अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद, थैंक यू।